यार आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। बुलाएं यार उनको, उनको जानने की अपनी जल्दी होती है। उन्हें बस ये बात रास्ते में कही है कि सर कह रहे थे कि यार क्लास शुरू करा के चले जाएगा। हेलो, अब आवाज ठीक हो गई जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सर जी शुरू करना है हमने। चलो भाई बैठ जाए, बैठ जाए। कुर्सियां बड़ी खराब हैं, कौन कौन सी ठीक करेंगे? वो आप बहुत ज्यादा तेज थी, वो आपके ऐनक कहाँ की कहाँ पहुंच गई। अच्छा सर जी, पहली बात ही बड़ी कमाल है जो आपके साथ करने लगा हूं। देखिएगा आवाज अब क्लियर आ रही है। मुझे लगा कि अब आवाज बेहतर हो गई है। आपकी आवाज अभी तो आप अपने आवाज में नहीं आए, बाइक की ठंड है दिमाग पे। आवाज ठीक है? अच्छा सर जी, पहली बात ही बड़ी कमाल आपके साथ करनी है और वो ये है कि भैया जिस 50,000 से, स्टोरी सुनिएगा, 50,000 से ऊपर की अमाउंट बैंकिंग चैनल के जरिए करनी होती है। एक बिजनेस बैंक अकाउंट से बिजनेस बैंक अकाउंट में करनी होती है। अगर कोई पेमेंट करनी है और वो 50,000 से ऊपर की अमाउंट है तो उसे बैंकिंग चैनल के जरिए करना होगा। एक बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट पर करना होगा और 180 दिन, इनवॉइस इशू होने के 180 दिन के अंदर अंदर करना होगा। अगर इसमें से कोई एक शर्त भी पूरी ना हुई तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। इसमें से कोई एक शर्त भी पूरी ना हुई तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। जो मैंने बोली है वो भी तो मैं पढ़ ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूं 50,000 से ऊपर की अमाउंट हो, बैंकिंग चैनल के जरिए पेमेंट हो, एक बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट में पेमेंट हो, इनवॉइस इशू होने के 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो। अगर ये शर्त, इन शर्तों में से कोई एक शर्त भी पूरी ना हुई तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। सर ये अब पढ़ते हैं पेमेंट फॉर अ ट्रांजैक्शन। ये वाली चीज आपकी किताब में पहले नहीं थी, मुझे नहीं पता आप उन्होंने ऐड की है या नहीं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आई कैप की किताब में नहीं था और इसको ऐड किया था। मेरा ख्याल है उन्होंने अब इस सेशन में ऐड किया है, इसी हेडिंग के साथ ऐड किया जो मैंने हेडिंग डाली। Payment for a transaction exceeding value 50,000 must be made by a cross check made within 180 days of issuance of invoice. This period may be extended by the commissioner on reasonable grounds from a business bank account of the buyer to the business bank account of the supplier. सर ये जो business bank account है इससे क्या मुराद है? भैया जब आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी ना तो आपने उनको बताया था कि हमारा बैंक अकाउंट कौन सा है, बताया था ना। वो जब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने बताया था कि आपका बिजनेस बैंक अकाउंट कौन सा है तो असल में वो उस बिजनेस बैंक अकाउंट की बात कर, उस बिजनेस बैंक अकाउंट की बात कर, यानी आपने चूंकि जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है या जो वो वाला अकाउंट जिसके बारे में आप एफबीआर को बता चुकेंगे ये आपका बिजनेस बैंक अकाउंट है, वहां से ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर आपको सवाल में वो ये कह देता है कि जी उसने अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी तो पर्सनल क्रेडिट कार्ड नहीं, बिजनेस बैंक अकाउंट,
बिजनेस बैंक अकाउंट। सर जी देखिएगा, if above conditions are not met, buyer would not be allowed any input tax credit or zero rating. Supplier will not be allowed input tax credit, zero rating if the amount received on account of supply is not deposited in its business bank account already declared to the sales tax डिपार्टमेंट। ये कंडीशंस अगर ना मीट हो, यानी बिजनेस बैंक अकाउंट ना हो, 180 दिनों के अंदर पेमेंट ना हो, इनवॉइस इशू होने के, बैंकिंग चैनल के जरिए पेमेंट ना हो और पेमेंट हो भी 50,000 से ऊपर की, तो याद रखिएगा आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। सप्लायर को इनपुट टैक्स क्लेम करने की इजाजत नहीं होगी, ना ही उसको रिफंड मिलेगा अगर जीरो रेटिंग है। If the amount received on account of supply is not deposited into the business bank account, जो अगर बिजनेस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं की गई अमाउंट जो वसूल की गई है, तो भी यही वाला मसला है। आपको चेक ही मिला है, लेकिन आपने मेरे नाम का चेक है, एक मेरा बिजनेस का अकाउंट है, एक मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैंने वो वाला चेक पकड़ के अपने पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकूंगा। वो कहता है सप्लायर को अलाउ नहीं होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर जो अमाउंट रिसीव की गई है ऑन द अमाउंट ऑफ सप्लाई इज नॉट डिपॉजिट इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड टू द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। सर ये सारी बातें करने के बाद उसने अगली बात ये कही 180 दिन की टाइम लिमिट है, लेकिन 180 दिन के ऊपर एक्सटेंशन मिल सकती है मजीद 180 दिन की। इनपुट टैक्स कैन बी क्लेम्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, ये वाली बात भी बड़ी कीमती है। अच्छा ये मैं बाद में बताता हूँ। पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल इज रिक्वायर्ड विद इन 180 days if the payment is made in cash or payment is not made within 180 days then adjustment earlier would be reversed। एक्सटेंशन नहीं मिली या आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया, 180 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुई तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। बात नंबर 1। अगर कैश में पेमेंट हो गई है, अमाउंट 50,000 से ज्यादा की जेन में रखिएगा, यानी ये ना हो आप 50,000 से कम की अमाउंट के लिए बात शुरू कर दे, 50,000 से ज्यादा की अमाउंट थी और कैश में भी होगी तो भी आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। और सर सबसे अहम बात यह है कि सेल्स टैक्स, सर जी सेल्स टैक्स पता है किस पर लगता है? ट्रांजैक्शन पर लगता है। मैंने सेल्स की, अभी पैसे वसूल नहीं हुए, जनवरी में सेल की है, फरवरी में पैसे आने हैं, जनवरी की सेल टैक्स रिटर्न में मैं आउटपुट टैक्स जमा कराऊंगा। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन हुई है, पैसे वसूल नहीं हुए, आउटपुट टैक्स चार्ज कर दी। अगर मैंने परचेज की है, अभी पैसे वसूल नहीं, पैसे पे नहीं किए, मैंने भी परचेज किए, मैं इनपुट क्लेम कर लूं। यानी मैंने एक्चुअल में अभी पैसे पे नहीं किए, लेकिन मैंने परचेज कर लिया, इनपुट क्लेम कर लूंगा। मैंने अभी पैसे वसूल नहीं किए, लेकिन मैंने सेल कर दिया, आउटपुट चार्ज कर दूंगा। आउटपुट में से इनपुट निकालेंगे तो सेल टैक्स पेबल आएगा। सर जी यहाँ पर काम की बात यह है, पैसे वसूल करना या पैसे पे करना कैश बेसिस नहीं है, बल्कि क्या बेसिस है? एक्रूअल। सेल्स टैक्स की बेसिस अक्रूवल होती है, ये याद रखिए। certain transactions and input tax related that are inadmissible। सर अगर आपने पेमेंट की है, पार्टली इन कैश की है और पार्टली इन काइंड की है, तो सेम ट्रांजैक्शन वुड बी अलाउड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। तो ये ट्रांजैक्शन अलाउ होगी। गुड्स रिसीव्ड इन काइंड रिप्रेजेंट टैक्सेबल गुड्स। सर असूलन तो वो कहता है कैश में भी पे नहीं करना, किस तरह पे करना है? बैंकिंग चैनल के जरिए। वो कहता है आपने एक चीज के बदले दूसरी चीज ही दे दी, तो जो चीज आपने ली है उस पर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कर सकते हैं, लेकिन शर्त है, शर्त नंबर 1, देने वाली जो चीज आपने वसूल की है और जो चीज आपने अदा की है, पे की है,
दोनों टैक्सेबल होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने जो चीज परचेज की है वो मैंगो जूस है और जो चीज आपने उसके अगेंस्ट पे किया है वो गंदुम की बोरी है, तो सर जो गंदुम है, जो वीट है, वो तो टैक्सेबल आइटम ही नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिर आपने जो मैंगो बाय किया है, जो मैंगो जूस दिया, उस पर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। सर जी जो बात है वो है कि गुड्स रिसीव्ड इन काइंड रिप्रेजेंट टैक्सेबल गुड्स, और दूसरे नंबर पे गुड्स, अपने गुड्स जो वसूल की हैं वो आपके पास रिकॉर्ड में आनी चाहिए। गुड्स रिसीव्ड आर रिफ्लेक्टेड इन रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। The balance amount even less than 50,000 is received through crossed banking channel. Balance amount even less than 50,000 is received through crossed banking channel. सर इससे पहले हमने जब भी क्रॉस बैंकिंग चैनल की बात की 50,000 से ऊपर की बात की, सर अगर आपने कुछ पैसे दिए और कुछ चीजें दी हैं तो इस केस में फिर 50,000 से कम अमाउंट भी होगी तो आपको वो भी क्रॉस बैंकिंग चैनल के जरिए पे करनी पड़ेगी, कैश नहीं पे कर सकेंगे। इससे पहले अगर सिर्फ कैश में पे कर रहे थे और 30,000 रुपया कैश में पे किया था तो इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते थे, लेकिन अगर आपने 10,000 रुपया पे किया और साथ मिसाल के तौर पे गाड़ी दी है तो अब ये जो 10,000 है ये आप कैश में वसूल नहीं कर सकते, बल्कि ये भी किस तरह वसूल करेंगे, क्रॉस बैंकिंग चैनल के जरिए। अच्छा बैठने को दिल चाहता है, एक मिनट। अच्छा जनाब, दूसरे नंबर पे एक बात ये थी कि आपने इनवॉइस के 180 दिन के अंदर अंदर चेक दिया। आपको पता है ना पेमेंट 180 दिन के अंदर अंदर करनी है। yes. अगर 180 दिन के अंदर अंदर नहीं करेंगे तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। यस, आपने इनवॉइस के 180 दिन के अंदर अंदर चेक दिया, उस बंदे ने उसको कैश नहीं कराया 180 दिन के अंदर अंदर, तो इसमें क्या आपका कोई कसूर है? नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है, आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। आपने 180 दिन के अंदर अंदर चेक दिया और जिस बंदे ने वसूल करना था वो बंदा मर गया, अब वो मर ही गया है, यानी वो चेक कैश हुआ ही नहीं है। अगर वो चेक कैश नहीं हुआ और अल्टीमेटली वो अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई तो फिर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेंगे। ऐसी बात समझ में आ रही है? अगर देर सवेर हो गई है फिर तो आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं चेक को कैश करने में, लेकिन अगर अल्टीमेटली अमाउंट उसके अकाउंट में गई ही नहीं और चेक किया आपके पास वापस आ गया है तो फिर जो इनपुट टैक्स है वो आप क्लेम नहीं कर सकते। और सवाल तो ये पैदा होता है, सर आप क्या बात करें, इनपुट टैक्स तो उस वक्त क्लेम कर लिया होगा जब हमने परचेज की होगी। क्या ख्याल है? परचेज इनपुट टैक्स तो उस वक्त क्लेम कर लिया जब हमने परचेज की है, और चूंकि इनपुट टैक्स तो एक्रूअल बेस पे, इनपुट टैक्स तो एक्रूअल बेस पे होता है ना, आपने जब परचेज की थी उसी महीने इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया था, पेमेंट आपने की 150 दिनों बाद तो कोई बात नहीं, पुराना इनपुट टैक्स क्लेम किया हुआ। अगर आपने 180 दिन के बाद पेमेंट की जो ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्लेम किया था उसे क्या कर देंगे, रिवर्स कर। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। आज पता नहीं क्यों मजा नहीं है, या तो आप लोग ने आज नहीं सुन रहे हैं, मुझे मैं नहीं सही से पढ़ा पा रहा, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। मैंने अब तक क्या पढ़ाया जरा ध्यान से सुन, मुझे ऐसे लग रहा है कसम से कि आप लोगों को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कोफ्त हो रही है, थोड़ा सा हाँ ना उन्हें में ना करना, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैंने सबसे पहली बात क्या कही है, मैंने सबसे पहली बात कही है
अगर पेमेंट 50,000 से ऊपर की कर रहे हो और क्रॉस बैंकिंग चैनल के जरिए कर रहे हो, अगर पेमेंट 50,000 से ऊपर की करनी है तो क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए करनी पड़ेगी। इनवॉइस के इशू होने के 180 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। एक बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट में करनी होगी, अदरवाइज इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। यस और नो? दूसरे नंबर पे हमने ये बात की, अगर इसमें से कोई एक शर्त भी पूरी ना हुई तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, सेल टैक्स पूरा एक्रूअल बेस पे चलता है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है आपने जिस महीने सेल की, पैसे मिले या नहीं मिले आउटपुट चार्ज कर देंगे। जिस महीने परचेज की, पैसे दिए या नहीं दिए इनपुट क्लेम कर लेंगे। यस और नो? ये दूसरी बात आपको बताई। तीसरे नंबर पे आपको बताया पेमेंट 180 दिन के अंदर अंदर करनी है। अगर 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं कर सके तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। ये तीसरी बात आपको की है मैंने। उसके अलावा ये बात की, अगर 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट की और 50,000 से ज्यादा की पेमेंट थी और कैश में कर दी, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर एक बात याद रखिएगा, बिजनेस बैंक अकाउंट से बिजनेस बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अगर वो वाला बैंक अकाउंट जो आपने एफपीआई वालों को शो किया हुआ है मेरा बिजनेस अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट है, उससे ट्रांजैक्शन होनी चाहिए तो ही आप इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सर अगली बात उसने कहा, अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ऑनलाइन वालों आप ही की कमी थी। सर प्लीज एक बार बताइएगा, ऑनलाइन वालों क्या आवाज क्लियर आ रही तो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिए। अगर आवाज क्लियर है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। भाई तेरी खराब है। हाँ जी आगे चल। मुझे अंदाजा था, मैं खुद सोच रहा था यार 3 मिनट हो गए मैं बोलिया नहीं। अच्छा ले जनाब। अच्छा अगली बात हमने ये की थी, अगली बात हमने ये की थी कि अगर पेमेंट कुछ इन काइंड कुछ इन कैश की गई है तो क्या तब आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये था कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन जो दी गई है चीज और जो दी गई है चीज दोनों क्या होनी चाहिए? टैक्सेबल होनी चाहिए और रिकॉर्ड में होनी चाहिए। और अगर जो बकिया पेमेंट की है वो चाहे 50,000 से कम ही क्यों नहीं है, उसको क्रॉस बैंकिंग चैनल के जरिए पे करें तो फिर हम इनपुट टैक्स क्लेम कर सकेंगे। अगली बात हमने ये की थी 180 दिन के अंदर अंदर आप इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। 180 दिन के अंदर अंदर आप इनपुट टैक्स जो पेमेंट है वो करेंगे और जो इनपुट टैक्स कैरेट फॉरवर्ड होता है वो भी 180 दिन के अंदर होता है। अच्छा यहाँ पर जो बात की गई है वो ये की गई है कि आपने पेमेंट 180 दिन के अंदर अंदर करनी थी इनवॉइस की डेट से, लेकिन अगर आपने पेमेंट 180 दिन के अंदर कर दी और दूसरे बंदे ने उसको कैश नहीं कराया, बैंक में चेक को जमा नहीं कराया, तो फिर आपका कसूर नहीं है और आप राइटली इनपुट टैक्स क्लेम कर सकेंगे। लेकिन अगर अल्टीमेटली वो इंस्ट्रूमेंट सेटल नहीं हुआ, अल्टीमेटली वो पैसे उसको नहीं पहुंचे और वो पैसे रिवर्स हो गए हैं, आपके पास वापस वो चेक आ गया, तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट अगर कैंसिल हो गया तो फिर वो जो इनपुट टैक्स आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके थे वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। सर द इनपुट टैक्स शैल नॉट बी डिनाइड, सिर्फ इस वजह से कि वो चेक क्या नहीं हुआ, एनकैश डिपॉजिट नहीं हुआ। However, it must be ensured that the amount is ultimately deposited टू द सेलर अकाउंट। सर अल्टीमेटली यानी फाइनली वो पैसे सेलर के अकाउंट में चले जाने चाहिए, इस चीज को इंश्योर करें। अगर वो नहीं गए
और इंस्ट्रूमेंट कैंसिल ही हो गया है, तो जो इनपुट टैक्स आपने पहले क्लेम किया था उसको क्या करेंगे? यस और नो? यार ये एडजस्टमेंट नोट कर लीजिए, E7। ये आपको मैं जिस दिन न्यूमेरिकल करा लूंगा मुझे याद करेगा पहले E7 ही का। सर एडजस्टेड इनपुट टैक्स, अच्छा ये बात जरा सुनिएगा, बातें सारी हम कर चुके हैं इससे रिलेटेड। आपको ये बात दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि इनपुट टैक्स कैन नॉट बी मोर देन 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, यस और नो? और ये वाली बात भी बता चुका हूं कि ये वाली लिमिटेशन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के केस में अप्लाई नहीं होती। Sir, registered person shall not be allowed to adjust input tax in excess of 90% of output tax for a tax period, except in excessive capital. So fixed excess input forward to the next that फॉरवर्ड हो जाए। मैंने न्यूमेरिकल पढ़ाते हुए बताई थी, मैंने कहा था जब हम इनपुट टैक्स लिखते हैं ना तो यहाँ पर लिखते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड और यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल, और इन दोनों को जमा करते हैं और इस अमाउंट को किसके साथ कंपेयर करते हैं? 90% ऑफ आउटपुट। और मुझे याद है मैंने ये भी कहा था कि ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स है इसे इस महीने का इनपुट टैक्स समझा जाता है, यानी जो कैरिड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स अगले महीने लेके गए हैं उसे अगले महीने का इनपुट टैक्स समझा जाए। यही बात इसमें यहां पर लिखी हुई है, excess input tax shall be carried forward to the next tax period and shall be considered as input tax of that period, yes or no? ये बातें पहले हो चुकी हैं काफी सर। हाँ वो कहता है a registered person may be allowed adjustment or refund of input tax in excess of 90% of output tax। एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, 90% वाले रूल की एक्सेप्शन क्या है? पहली एक्सेप्शन है कि अगर आपका ऑडिट था, सर जी जब ऑडिट हुआ ना तो डिटेल में सारी चीजों की स्क्रूटनी, चेकिंग, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन हुई, अब उसके बाद अगर आपका वो सारी चेकिंग के बाद भी आपका इनपुट टैक्स 90% ऑफ आउटपुट से ज्यादा बन रहा है तो कोई बात नहीं, फिर क्लेम कीजिए, कोई मसला नहीं। In the case of registered person account subject to audit, upon furnishing of audit statement along with annual audited accounts showing value addition less than the prescribed limit above। अब आवाज वाकई नहीं आ रही, वो बोल ही नहीं रहा भाई, उस तक तो आ रही थी बच्चे के। ऑनलाइन वालों अगर आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही तो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिए। आवाज का इशू तो नहीं है भाई? ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ रहने हैं। मियाँ साहब दसो तो सही के बाहर नहीं है भाई। अभी इस वक्त बच्चों के मैसेज आए हुए ना, मैं कह दे रहा हूँ मियाँ साहब, तुसी ठीक कह रहे हो। नहीं नहीं अच्छा, एक दो स्टूडेंट्स हैं बाकी कह रहे हैं। सर जब आप लोगों को आवाज ना आए फौरन मुझे बताइएगा। अच्छा, a registered person may be allowed adjustment or refund of input tax in excess of 90% of output tax subject to the following condition। In the case of registered person account subject to audit, upon furnishing audited statement along with the annual audited accounts showing value addition less than the limit prescribed above।
सर वो कहता है अगर रजिस्टर्ड पर्सन के अकाउंट पर ऑडिट चल रहा था और ऑडिटेड स्टेटमेंट जो है वो ऑडिटेड अकाउंट्स ऑडिटेड स्टेटमेंट अलॉन्ग विद ऑडिटेड अकाउंट्स थी, तो उस केस में आप इनपुट टैक्स 90% से ज्यादा क्लेम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर उसने कहा इन केस ऑफ अदर रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। सर वो कहता है अगर अदर रजिस्टर्ड पर्सन हो सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। सर इसके अलावा दूसरी वो कंडीशन जिसको बोर्ड स्पेसिफाई कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक सेकंड के लिए रुक के मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। वो बात यहां पे लिखी हुई है, monthly adjustment of input tax claimed by the registered person shall be treated as provisional adjustment, and at the end of the each year the registered person shall make final adjustment on the basis of taxable and exempt supplies made during the course of the year। आपको पता है ये जो मंथली बेसिस पर आप रिटर्न जमा कराते हैं और जो अपोर्शनमेंट करते हैं ये प्रोविजनल और आर्जी होती है, और इसके बाद साल खत्म होने के बाद एक फाइनल एडजस्टमेंट बनती है जहां पे पूरे साल की टैक्सेबल एग्जेम्प्ट और रिलेटेड सप्लाईज आती हैं और उस बेस पर इनपुट टैक्स की पोर्शन होती है। ये वाली जो रिटर्न होती है फाइनल एडजस्टमेंट वाली फाइनल रिटर्न, इसको पता है कब तक आपको जमा कराना होता है? जी सेल टैक्स ही पढ़ रहे इतनी देर से। आगे देखिएगा, एडजस्टमेंट और refund of input tax shall be made on the yearly basis in the second month following the end of the financial year of the registered person। एडजस्टमेंट या refund of the input tax कब होगा? जो ईयरली बेसिस पर होता है वो सेकेंड मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर 30 जून पे खत्म हो रहा है, तो जनाब सेकेंड मंथ का मतलब है जुलाई और अगस्त। बोर्ड प्रिस्क्राइब कर देगा अदर लिमिटेशन ऑफ इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। सर बोर्ड ने भी तो ये कहा हुआ ना 90%, बोर्ड इसके अलावा दूसरी भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, बल्कि उसने नीचे प्रिस्क्राइब कर भी दी है। वो टायर 1 रिटेलर, सर टायर 1 रिटेलर यानी वो बड़े वाला रिटेलर जैसे मेट्रो अल्फते वगैरह है। सर अगर ये अपनी रिटेल आउटलेट्स को इंटीग्रेट नहीं करता, अपनी रिटेल आउटलेट्स को इंटीग्रेट नहीं करता, तो याद रखिएगा इनको सजा दी जाएगी, और इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी? इनपुट टैक्स कैन नॉट बी मोर देन 60%। इसका ये होता है कि आप हर महीने चल रहा होता है और आप साथ के साथ रिफंड क्लेम करते हैं, बाद में ना एक फाइनल एडजस्टमेंट होती है साल के अंदर, उस पे पूरे साल की वर्किंग होती है। हर इदारे के लिए जरूरी नहीं होती, कुछ सेक्टर इंजन के लिए होती है, ठीक है। वो फिर सालाना रिटर्न फाइल करते हैं। अगले चैप्टर में इंशाल्लाह आना 19 चैप्टर में ना मंथली तो जो कर रहे हैं वो वैसे ही करना, ठीक है। रिड्यूस बाय 60% है, लेकिन इसका मतलब वही होना चाहिए कि वो जो 90% है उसकी बजाय 60%। अगर टायर 1 रिटेलर है और वो अपनी अल फतेह की ब्रांचेज है मिसाल के तौर पे 70, और वो सारी ब्रांचेज को इंटीग्रेट नहीं करता, सारी ब्रांचेज को इंटीग्रेट नहीं करता, टायर 1 रिटेलर है वो सारी ब्रांचेज को इंटीग्रेट नहीं करता, तो उसके बारे से वो कहते हैं कि उसका इनपुट टैक्स जो है वो उसका इनपुट टैक्स कैन नॉट बी 60% ऑफ आउटपुट टैक्स, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सर
इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे हम अल्फते की बात नहीं करते, यूरो स्टोर की करते, 6 यूरो स्टोर है लाहौर में, तो जब वो आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उन्हें चाहिए ना कि वो 6 की एक स्टेटमेंट बनाए। अगर वो अलग-अलग करेंगे तो वो बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा, उसकी वर्किंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो टेक्निकली टायर 1 रिटेलर होते हैं बड़े, तो ये इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। वो कहते हैं आप इंटीग्रेट करके एक रिटर्न बनाए बड़ी। अगर आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे उसके बाद आपको सजा के तौर पे ये कहा है कि आउटपुट का 60% तक क्लेम कर सकेंगे, उससे ज्यादा। अगर ऑडिटर ने 2 नंबरी की, वो तो करनी होती है। अच्छा चलो, उसने लिखा हुआ सुने, अगर ऑडिटर ने 2 नंबरी की और वो पकड़ा गया, अगर ऑडिटर ऐसे भी पढ़ेंगे हम ये सब, अगर ऑडिटर ने 2 नंबरी की और वो पकड़ा गया, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट था कि उसने सर्टिफिकेट जो इशू किया वो ठीक नहीं किया, तो इस केस में उसके खिलाफ क्या होगा? डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। एडजस्टेबल इनपुट टैक्स की बात की थी मैंने, क्या बातें की हैं तुम्हें नहीं आ रही है जो की। पॉइंट नंबर 1, इनपुट टैक्स कैन नॉट बी मोर देन 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। पॉइंट नंबर 2, एक्सेस इनपुट टैक्स को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और वो अगले पीरियड का इनपुट टैक्स समझा जाएगा। पॉइंट नंबर 3, इनपुट टैक्स 90% से ज्यादा होता है अगर ऑडिट हो, अगर ऑडिट सब्जेक्ट टू ऑडिट हो और दूसरे नंबर पे कोई कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन बोर्ड लगा दे। पॉइंट नंबर 4, वो जो फाइनल रिटर्न, वो जो फाइनल एडजस्टमेंट है वो साल खत्म होने के सेकंड मंथ में की जाती है। पॉइंट नंबर 5, बोर्ड चाहे तो ये 90% की लिमिट को तब्दील भी कर सकता है, जैसे टायर 1 के केस में उसने कहा कि अगर इंटीग्रेट नहीं करेंगे आउटलेट्स को तो 60% ऑफ द आउटपुट टैक्स से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। ऑडिटर अगर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट होगा इन फर्निशिंग द सर्टिफाइड मेथड, तो वो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। सर, इफ द इनपुट, अगर इनपुट टैक्स पे कर दिया गया इन एक्सेस ऑफ आउटपुट टैक्स, या आपका कोई रिफंड बनता है क्योंकि आपने एक्सपोर्ट किया, जीरो रेटेड सप्लाई किए, तो याद रखिएगा आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं नॉट लेटर देन 45 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, नॉट लेटर देन 45 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। In case of excess input tax against supplies that the zero rated or export, such excess input tax may be carried forward to the next tax period and shall be treated as input tax for that period. अगर excess input tax against supplies था other than zero rated or export, तो ये excess input tax carried forward हो जाएगा कब तक? next tax period तक, and shall be treated as इनपुट टैक्स ऑफ दैट पीरियड, और उस पीरियड का इनपुट टैक्स समझा। सर ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी, कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा और उससे अगले पीरियड का इनपुट टैक्स समझा जाएगा, ये वाली बात भी। और इससे पिछली वाली बात में काम की बात क्या थी? 45 दिन के अंदर अंदर जो इनपुट टैक्स आपने एक्सेस दिया उसके बाद से रिफंड क्लेम कर लेना, रिफंड मिल जाएगा। The excess amount of input tax shall be refunded to the registered person not greater than 45% of filing of refund claim. Refund claim के फाइल करने के 45 दिन के अंदर अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा। सर थर्ड पॉइंट ये है, बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा कि आपने किस तरह से रिफंड क्लेम करना है। चौथे नंबर पे बोर्ड डायरेक्ट भी करेगा कि रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट शैल बी पेड अलोंग विद द ड्यूटी ड्रॉबैक्स। सर जिस तरह एक्सेस इनपुट टैक्स वापस हो जाता है ना आपको, इस यहाँ रिफंड हो जाता है, इसी तरह ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी रिफंड होती है। तो बोर्ड ये भी फैसला कर सकता है कि आपको कस्टम ड्यूटी के साथ सेल टैक्स वापस करें। जिस तरह जब आपने जमा कराया था तो इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट ड्यूटी है कस्टम ड्यूटी के साथ सेल टैक्स जमा कराया था ना, इसी तरह इसने कहा कि अगर आप कस्टम ड्यूटी आपको वापस मिलनी है और सेल टैक्स मिलना है, तो बोर्ड ये भी कह सकता है कि ड्यूटी ड्रॉबैक्स जो है, जो
ड्यूटी वापस मिलती है, उसको ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। टैक्स में तो रिफंड कहते हैं ना, उधर ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। वो कहता है अगर एक्सपोर्ट के हवाले से आपको रिफंड मिलना है तो जनाब ड्यूटी ड्रॉबैक के साथ भी मिल सकता है, बोर्ड चाहे तो ऐसा भी हो सकता है। सर अगली बात ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहता है अगर रजिस्टर्ड पर्सन लायबल था कि उसे पे, अगर रजिस्टर्ड पर्सन लायबल था कि पे किया जाए, उसने पे करना था टैक्स या डिफॉल्ट सरचार्ज। अगर रजिस्टर्ड पर्सन लायबल था कि वो टैक्स या डिफॉल्ट सरचार्ज पे करे और उसने नहीं पे किया तो वो रिफंड में से काट लेंगे। सर जो रिफंड था ना उसमें से काट लेंगे। एक बंदे का रिफंड बनता था 2 लाख, इस पे डिफॉल्ट सरचार्ज आ गया 50,000, 2 लाख में से 50,000 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। पीछे कितना आ गया सर, 1.5 लाख रिफंड होगा। वो कहता है अगर आपको कोई डिफॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी रहती थी तो आपको क्यों पूरे पैसे दें, आपको वो काट के पैसे देंगे। सर अगर एफबीआर वालों के पास कोई रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव है, अगर एफबीआर वालों के पास कोई रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव है कि कोई 2 नंबरी हुई है तो वो क्या कर देंगे, वो कार्रवाई शुरू कर देंगे। ये कार्रवाई कब तक खत्म होगी, 60 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर टैक्स वाले मुतमईन नहीं हुए और एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि नहीं हमें मजीद वक्त दरकार है, तो ये कार्रवाई के लिए आपको 120 दिन मिल सकते हैं। अगर फिर भी वो खुश नहीं हुए और मुतमईन नहीं हुए तो फिर बोर्ड एक्सटेंड करेगा 9 मंथ्स तक। वेयर देर, अब अंग्रेजी पढ़ने लगा हूं, काम की बात हो चुकी है। Where there are reasons to believe that the person has claimed input tax or refund which was not admissible to him, the proceeding against him shall be completed within 60 days for the purpose of inquiry or audit. For the purpose of inquiry or audit in this case, period of 60 days may be extended up to 120 days by an officer not below the rank of an additional commissioner, and the board may extend the period which shall in no case exceeds 9 months for a reason to be recorded in 60 दिन का, फिर 120 दिन का, मैक्सिमम 90 दिन। 60 दिन नॉर्मल प्रोसीडिंग था सर, असिस्टेंट कमिश्नर आ गया, 120 दिन हो गया, बोर्ड साहब, बोर्ड ने खुद कह दिया तो जनाब 9 मंथ तक। सर असेसमेंट ऑफ टैक्स, आपको इनपुट, आप इनकम टैक्स में असेसमेंट पढ़ चुके हैं, सेल टैक्स में भी बिल्कुल वैसे ही असेसमेंट है। सर देखिएगा, अगर किसी बंदे ने रिटर्न नहीं जमा कराई या अगर किसी बंदे ने रिटर्न जमा कराई है या टैक्स, लेकिन टैक्स कम पे किया है मिस कैलकुलेशन की वजह से, तो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यूज को शो कॉज नोटिस देगा कि तुमने रिटर्न क्यों जमा नहीं कराई और तुमने टैक्स क्यों कम जमा कराया है। और इस शो कॉज नोटिस के बाद ऑफिसर एक ऑर्डर करेगा फॉर असेसमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज। सर ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू सर्व करेगा नोटिस टू शो कॉस्ट, और ये इस नोटिस के बाद ऑफिसर असेसमेंट ऑर्डर दे देगा जिस पर उसको पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज लगाया जाए। इज्जत से शो कॉज नोटिस दिया था ना, उसके बाद बात नहीं बनी तो क्या करेगा सर, पेनल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज लगाता है। नहीं, मुख्तलिफ होंगे, आगे आ रहे हैं। शो कॉज नोटिस, अगर ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू ने शो कॉज नोटिस दिया और टैक्स पेयर ने आगे से कहा अच्छा जी, और सारे पैसे जमा करा दिए, सारा टैक्स जमा करा दिया, डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करा दिया, अब तो कोई लड़ाई नहीं रही, तो वो जो शो कॉज नोटिस होगा उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा अगर उसने वो सब कर दिया जो कहा जा रहा था। द शो कॉज नोटिस एंड ऑर्डर ऑफ असेसमेंट will have no effect if the person required to file a tax return files return फाइल कर देता है आफ्टर द ड्यू डेट और पे द अमाउंट ऑफ टैक्स, और टैक्स भी पे कर देता है और रिटर्न भी जमा करा देता है। डिफॉल्ट सरचार्ज, लड़ाई मुक गई,
टैक्स भी पे करता है, डिफॉल्ट सरचार्ज भी, पेनल्टी भी, फिर तो बहस ही खत्म हो गई। ये एक पॉइंट था जी। अगर किसी बंदे ने रिटर्न नहीं जमा कराई या पैसे कम जमा कराए मिस कैलकुलेशन की वजह से, लेकिन अगर किसी बंदे ने टैक्स नहीं जमा कराया, कम पेमेंट कराई है, इनपुट टैक्स ज्यादा क्लेम किया है, अगर किसी बंदे ने ये वाली हरकत की है तो सर फिर दोबारा ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू क्या करेगा, उसकी असेसमेंट करेगा कि उसकी एक्चुअल में लायबिलिटी बनती कितनी है, और देखिएगा कि इसका टैक्स क्रेडिट या टैक्स रिफंड कितना बनता है जो इसने अनलॉफुली क्लेम किया। सर अगर किसी बंदे ने टैक्स जमा नहीं कराया और कम टैक्स जमा कराया या इनपुट टैक्स ज्यादा क्लेम किया है, तो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू का बंदा रीकैलकुलेशन करके चेक करेगा कि इसका आउटपुट टैक्स कितना बनता है या इसका इनपुट टैक्स कितना क्लेम होना बनता है। ठीक है, एक्चुअल में वो वर्किंग करेगा दोबारा और सारा डिटरमिन करेगा कि टैक्स क्रेडिट और रिक्लेम कितना बनता कितना है और इसने अनलॉफुली कितना क्लेम किया है। और अगर वो हिसाब लगा ले कि इसने अनलॉफुली ज्यादा क्लेम किया तो फिर क्या पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज भी इंपोज कर। ठीक हो गया। वो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू जिसने असेसमेंट की होगी सेल टैक्स लायबिलिटी जो एक्चुअली पेबल था, वो डिटरमिन करेगा कि कितनी सेल टैक्स लायबिलिटी पेबल थी या कितना एक्चुअल टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए था, और ये भी देखेगा कितना इसने गलत क्लेम किया है या कितने पैसे इसने कम दिए, उसका भी हिसाब किताब लगाएगा और इस पर पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगा देगा। The notice to show cause, ये show cause notice कब दिया जाएगा? 5 years of the end of financial year in which the relevant date falls to the person in default. सर जब डिफॉल्ट हुआ जिस साल वो साल खत्म होने के 5 साल के अंदर, यही बात हमने इनकम टैक्स में भी पढ़ी थी, लेकिन वहां पे रिटर्न थी 5 साल की, एक होती है ना, ये सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स का मतलब है हर महीने की रिटर्न। सर देखिएगा, a notice to show cause is given within 5 years of the end of the financial year in which the relevant date falls, 5 साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 5 साल के अंदर अंदर वो नोटिस दे सकता है, और ये नोटिस क्लियरली स्पेसिफाई करेगा कि ऑफिस इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों शुरू करना चाहता है, किस बेस पर शुरू करना चाहता है। और अगर ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू shall take into consideration the representation made by such person and provide him with an opportunity of being heard. लेकिन इसमें फाइनल वाली पे नहीं करेगा, फाइनल तो 5 ही होंगे साल के एंड पे जाके। नहीं, ये फाइनल जो 5 है, मैं अभी 19 चैप्टर में जाऊंगा ना जब, तब बताऊंगा फाइनल पर्टिकुलर सेक्टर होते हैं जिनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। Officer Inland Revenue shall take into consideration the representation made by person and provide him with an opportunity of being heard. सर ये शो कॉज नोटिस दे सकता है, 5 साल के अंदर दे सकता है, और ये बाकायदा बताएगा कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई क्यों शुरू कर रहा हूँ और इसकी ग्राउंड्स क्या है, और उसके बाद उसने कहा ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय सच पर्सन एंड प्रोवाइड हिम विद एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। सर उसके बाद आगे चलते हैं। असेसमेंट ऑर्डर शैल बी मेड विद इन 120 days। शो कॉज नोटिस देने के 120 दिन के अंदर अंदर ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू असेसमेंट ऑर्डर दे देगा, असेसमेंट ऑर्डर दे देगा, और ये वाली असेसमेंट ऑर्डर मजीद एक्सटेंड भी किया जा सकता है, यानी 120 दिन के अंदर देना था, लेकिन अगर कमिश्नर दरखास्त दे तो ये मजीद 90 दिन तक एक्सटेंड भी हो सकता है। और अगली बात उसने ये कही है कि अगर कोई रिटर्न नहीं जमा करा रहा तो असिस्टेंट कमिश्नर, कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर या इससे ऊपर के रैंक का बंदा मिनिमम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा। सर याद है वो जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हमने पढ़ी थी, जब बिल्कुल भी कोई रिटर्न नहीं जमा हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर ली थी। सर ये भी बिल्कुल उसी तरह की चीज है सेल टैक्स में, कि अगर आपने बिल्कुल भी कोई रिटर्न जमा नहीं कराई
तो असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का बंदा या उससे ऊपर का बंदा क्या कर देगा, आपकी मिनिमम टैक्स लायबिलिटी बता देगा कि इतनी बनती है और इसको जमा करवा। उसमें अगर उसमें उस रिटर्न में प्रॉब्लम है, अग्री में कैरी फॉरवर्ड किया होगा कोई चीज, तो वो 120 दिन के अंदर तो 4 रिटर्न हो रहा होगा, उसमें आगे कैरी फॉरवर्ड। ये कार्रवाई काफी देर तक चलती रहती है, ये जो चलती ही रहती है। सर आखिरी बात है आज की। हाँ जी, where a registered person pays the amount of tax less than indicated in the return, the short paid amount of tax along with the default surcharge shall be recovered from such person by stopping removal of the goods from the business premises। इसको कहते हैं, आपने सुना होगा जी, सील कर दिए। ऐसे ही होता है ना सर, मेट्रो सील कर दिया था। मेट्रो सील करने का मतलब है ना माल अंदर आएगा इनके पास, ना मेट्रो से बैठ। सर रिमूवल फ्रॉम सील कैसे करते हैं, अगर कोई बंदा पे करता है लेस देन द टैक्स इंडिकेटेड इन द रिटर्न, तो जो कम टैक्स कम है along with the default charges को कैसे रिकवर करेंगे, उसके प्रेमिसेस को सील करके by stopping removal of any goods from the business premises and through attachment of his business bank account without giving him a show cause notice। इसको show cause notice नहीं देंगे। सर गौर कीजिए, अटैचमेंट ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट को अटैच कर देंगे भैया, अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, अकाउंट अटैच कर देते हैं। अभी ये रिसेंट जो केस चल रहा है ना बेग वाला, 8.5 करोड़ का उसका टैक्स मिलता है 2018 से लेके अब तक, और उसने वो पे नहीं किया। और जब उसको उन्होंने कहा कि जी हम बैंक अकाउंट अटैच करेंगे, तो उन्हें फौरन सारे पैसे विड्रॉ करा। जिस दिन बैंक अकाउंट अटैच हुए उससे 3 दिन पहले 2.5 करोड़ रुपया निकलवाया। ये जब बैंक अकाउंट अटैच हो जाता है तो फिर आप उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, वो अपने पैसे वहां से रिकवर कर लेते हैं। लेकिन पहले ही उसने विड्रॉ करा लिया। लेकिन बहरहाल इसमें उसको खुद तो इतना टैक्स का नहीं पता होगा, जो 7 टैक्स लोग होते हैं और टीम होती है टैक्स की, वो इस बारे में गाइड कर दीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। सर 8.5 करोड़ रुपया टैक्स है, इनकम नहीं है, ये टैक्स की अमाउंट है। और इन लोगों पे 15% टैक्स सर्विसेज पे जो 15% कट के इनको मिल रहा होता है, या इस पर मिसाल के तौर पे 20% टैक्स है, तो ये कैलकुलेट करेंगे 8.5 करोड़ रुपया टैक्स है, तो 50-60 करोड़ रुपया कम से कम की अमाउंट है जो कमाई है। सर उसके अकाउंट से बस 2.5 करोड़ निकला है, बस उसने निकाला सारे। 7 ट्रांजैक्शन की है ना, अभी शादी की है, उसने शादी 20 लाख में तो नहीं कर ली होगी, ठीक है। तो ये लोग इनके खर्चे ही बढ़े, समहाउ ज्यादा पैसे हैं भाई। मेरे एक दोस्त है, वो डेस्कॉन में जॉब करता है, उससे मुझे एक दिन फोन किया कि यार वो आतिफ असलम का कॉन्सर्ट करा रहे हैं, तो आप भी आ जाओ। मैंने कहा यार मुझे तो गानों का शौक नहीं है ना, मैं कॉन्सर्ट में इस तरह की जगहों पे जाता हूँ। अलबत्ता मुझे एक चीज में इंटरेस्ट है कि पैसे कितने। आतिफ असलम ने क्या चार्ज किए, ये 2018 की बात है, तो उसने बताया कि 45 मिनट का कॉन्ट्रैक्ट किया, 45 लाख रुपए, 1 मिनट का 1 लाख रुपए। सबसे महंगा लेक्चरर तो ये नहीं सर, ये चैप्टर नंबर 18 था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू जी, अल्लाह जी।